हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल हम भारत के इतिहास में बैराम खां की मृत्यु तक अकबर के शासनकाल को पढ़ रहे थे। उसमें बैराम खां की मृत्यु तक हमने अकबर के शासनकाल को पढ़ लिया था। अब बैराम खां की मृत्यु के बाद जो मुगल वंश था, उस समय बैराम खां की मृत्यु होगी। उसके बाद अकबर यानी आयु कम थी अकबर के। उस समय अकबर शासक बन चुका था दिल्ली का, लेकिन अकबर की आयु कम थी। तो जब बैराम खां की मृत्यु हो गई तो उस समय वहाँ का शासन संभाल रही थी अकबर की दाई माँ जीजी अनगा। कौन संभाल रही थी? जीजी अनगा। ये कौन थी? अकबर की दाई माँ। अकबर की दाई माँ जीजी अनगा। तब ये औरत थी, मुस्लिम औरत थी जीजी अनगा। तो ये पर्दा प्रथा होती है। तो जीजी अनगा के शासन संभालने के कारण उस समय मुगल वंश में या अकबर के शासनकाल दौरान शासन हो किसके हाथ? पेटीकोट। तो इस समय को शासन को पेटीकोट शासनकाल कहते हैं। इसको पेटीकोट शासन कहते हैं। इसको पेटीकोट का अर्थ होता है पर्दा प्रथा, यानी जो मुस्लिम औरतें थी वो अपना पर्दा प्रथा करती थी। लेकिन जो जीजी अनगा थी उसके निर्देशन पर अकबर अपना राजकाज चला रहा था। जीजी अनगा जो अकबर की दाई माँ थी, इस जीजी अनगा का वास्तविक नाम था महम अनगा। क्या नाम था? महम अनगा। इसका वास्तविक नाम था, जीजी अनगा का वास्तविक नाम था महम अनगा। जब तक अकबर ने अपना पूरा शासन अपने हाथ में नहीं लिया, तब तक जीजी अनगा उसका शासन को संभाल रही थी। जीजी अनगा या महम अनगा का एक पुत्र था और इस पुत्र का नाम था आदम खान। क्या नाम था? आदम खां। इसके पुत्र का नाम था आदम खां। जीजी अनगा के पुत्र का नाम था आदम खां। 1561 ईस्वी में, कब? 1561 ईस्वी में अकबर ने, कुछ इतिहासकार बताते हैं अकबर खुद गया था, लेकिन अकबर खुद नहीं गया था। 1561 ईस्वी में आदम खान को मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कहाँ पर? मालवा। कहाँ पे भेजा? 1561 ईस्वी में अकबर ने आदम खान को मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उस समय मालवा का शासक था बाज बहादुर। मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर। और इसकी पत्नी का नाम था रूपवती। क्या नाम था? बाज बहादुर की पत्नी का नाम था रूपवती। मालवा के शासक था बाज बहादुर की पत्नी का नाम था रूपवती। और मालवा की राजधानी थी सारंगपुर। मालवा की राजधानी कौन सी थी? सारंगपुर। मालवा की राजधानी का नाम था सारंगपुर। जब उस आदम खान को इस पर आक्रमण करने के लिए भेजा मालवा पर, तो मालवा पर की राजधानी सारंगपुर पर अधिकार कर लिया। आदम खान ने अधिकार कर लिया, यानी अकबर का अधिकार हो गया सारंगपुर पर। बाज बहादुर और जो उसकी रानी रूपवती है, बाज बहादुर और उसकी रानी रूपवती है, इनकी जो समाधि स्थल कहाँ बनी हुई है? उज्जैन। कहाँ बनी हुई है? उज्जैन में इसके समाधि स्थल बनी हुई है। किसकी? बाज बहादुर और रूपवती की। प्रश्न आ सकता है कि बाज बहादुर और रूपवती की समाधि स्थल कहाँ बनी हुई थी? उज्जैन में। जो अकबर के जो नवरत्न में एक था तानसेन। अकबर के नवरत्न में तानसेन था, जो एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ था। तानसेन अपना गुरु मानता था बाज बहादुर को। किसको? बाज बहादुर को तानसेन क्या मानता था? अपना गुरु मानता था। मालवा से जो पैसा लूट कर लाया गया था,
आदम खान जब उसको आक्रमण करने गया, मालवा पर अधिकार कर लिया, जो वहाँ से जो पैसा, मालवा से जो पैसा लूट करके जब आदम खान जो लेके आया था, तो अकबर से आदम खान ने उन पैसों के बारे में छुपा लिया। धीरे धीरे जब आदम खान और जीजी अनगा की बुराई अकबर को पता चल रही थी, वक्त जा रहा था, तो आदम खान के बारे में और उस जीजी अनगा थी जो शासन संभाल रही थी उस समय, दिल्ली का जो शासन संभाल जीजी अनगा संभाल रही थी, तो जीजी अनगा और आदम खान के बारे में बुराइयाँ, इनकी बुराइयाँ अकबर के पास जा रही थी। धीरे धीरे इनके बारे में अकबर को बुराई पता चल रही थी, तो अकबर ने इन बुराइयों से बचने के लिए, अकबर ने इन बुराइयों से बचने के लिए अतंगा खान को, किसको, ये प्रश्न बन सकता है, अतंगा खान को, अतंगा खान को क्या बना दिया, अकबर ने प्रधानमंत्री बना दिया। क्या बना दिया, प्रधानमंत्री। किसको बनाया, अकबर ने अतंगा खान को प्रधानमंत्री बना दिया। जब अतंगा खान को जब प्रधानमंत्री बनाया, तब अतंगा खान जब को अकबर ने जब प्रधानमंत्री बना दिया, तो इस बात से भी जीजी अनगा नाराज हो गई थी। और जब अतंगा खान प्रधानमंत्री था, तो प्रधानमंत्री का दायित्व होता अपने शासन को संभालना अच्छी तरह। उसका जो पैसा, जो मालवा से जो पैसा जब आदम खान जो लूट कर लाया था, आदम खान जो मालवा से जो पैसा लूट करके लाया था, उसका हिसाब किसने पूछ लिया, अतंगा खान ने, जो अकबर का प्रधानमंत्री था। अतंगा खान जो वहाँ से जो धन लूट के लाया, जो इसका पैसा जो लूट, उसका हिसाब पूछा किसने, अतंगा खान ने। इस बात से आदम खान क्या हो गया, नाराज। इस बात से आदम खान क्या हो गया, नाराज हो गया, गुस्से में आ गया, खतरनाक। और गुस्से में आकर के आदम खान अतंगा खान की क्या कर देता, हत्या कर देता है। अकबर के प्रधानमंत्री अतंगा खान की हत्या कौन कर देता, आदम खान करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो मालवा से जो धन लूट करके आदम खान जो लाया था, उसका हिसाब पूछने के कारण आदम खान अतंगा खान की हत्या कर देता है। जब अतंगा खान की हत्या कर आदम खान, तो वो चाह रहा था कि वो अकबर की भी हत्या कर दे। इसलिए अकबर की हत्या करने के लिए जब हरम में जाता है तलवार लेकर के, जब हरम के अंदर जा रहा था, तो हरम के अंदर जो महिलाएं थी, जब आदम खान को तलवार के साथ देख करके वो जोर से चिल्लाती हैं। इसकी आवाज़ सुन करके जब अकबर अंदर नींद सो रहा था, तो अकबर की नींद खुल जाती है। और इन आवाज़ों से वहाँ के जो अकबर के जो अंगरक्षक है, वो पहुँच जाते हैं और वो आदम खान को वहाँ पकड़ लेते हैं। इस कारण अकबर की हत्या वो नहीं कर पाता। वहाँ पे कौन, जब हरम के अंदर जब तलवार लेकर के आदम खान अकबर की हत्या करने के लिए जब जाता है, तो तलवार देख करके वहाँ की महिलाएं जोर से चिल्लाती है, आवाज़ करती है। इस आवाज़ को सुन करके अंदर जो अकबर सो रहा था, उसकी नींद खुल जाती है। अकबर की नींद खुल गई और जो अकबर के जो अंगरक्षक हैं, उन्होंने आदम खान को पकड़ लिया। आदम खान को पकड़ लिया तो गुस्से में अकबर को बहुत गुस्सा आया, और गुस्से में आकर के अकबर ने फैसला सुनाया। और क्या फैसला सुनाया कि आदम खान को किले के ऊपर ले जा कर के ऊपर से इसको नीचे पटको। तो अकबर के जो अंगरक्षक थे, आदम खान को पकड़ करके किले के ऊपर ले गए। किले के ऊपर से आदम खान को नीचे पटका। फिर अकबर ने कहा, देख क्या वो मरा या नहीं मरा। जब आकर के देखते कि अभी मरा नहीं है, घायल है, तो अकबर ने फिर आदेश दिया, फिर उसको लेकर आओ ऊपर किले के ऊपर। फिर किले के ऊपर से फिर फटका, यानी जब उसको किले के ऊपर से 2 बार फटका, और आदम खान की मृत्यु वहीं हो जाती है। और जब ये बात जीजी अनगा जो शासन संभाल रही थी दिल्ली का, उसको इस बात का पता चलता है कि उसके पुत्र आदम खान की मृत्यु हो गई है, तो पूर्ण रूप से सदमे में चली जाती है। और मुगल वंश में पेटीकोट शासन था, जो पेटीकोट शासन था
उसका अंत हो जाता है। पेटीकोट शासन क्या हो गया, अंत हो गया। अब 1561 में 1561 में ही चुनार के दुर्ग 1561 में अकबर ने 1561 ईस्वी में ही अकबर ने चुनार का दुर्ग को अपने अधिकार में कर लिया। किसके दुर्ग को, चुनार के दुर्ग को 1561 ईस्वी में अकबर ने अपने अधिकार में कर लिया। और चुनार का दुर्ग कहाँ है, उत्तर प्रदेश में था। कहाँ पे, यूपी में है चुनार का दुर्ग, जो 1561 में अकबर ने अपने अधीन कर लिया। जे 1560 में बैराम खां की मृत्यु 1560 में होती है, तो 1560 से लेकर के 1562 तक का जो शासनकाल था उसको पेटीकोट शासनकाल के नाम से भी जाना जाता है। पेटीकोट का दो या पर्दा प्रथा शासनकाल भी कहते हो। 1560 से 1562 के बीच का जो शासनकाल था इसको पेटीकोट शासनकाल भी कहते हैं। और इसको कौन संभाल रही थी, जीजी अनगा संभाल रही थी। लेकिन जीजी अनगा अपने पुत्र आदम खां की मृत्यु का समाचार सुनकर के पुनः सदी में चली जाती है और पेटीकोट शासन का अंत हो जाता है। अब जब 1562 में पेटीकोट शासन का अंत हो गया, तो 1562 में उस समय जयपुर का निर्माण तो नहीं हुआ था। उस समय क्या था, आमेर। कहाँ था, कौन सा राज्य था, आमेर था। और आमेर के शासक थे भारमल। उस समय कौन थे, आमेर के शासक कौन थे, भारमल। आमेर के शासक का नाम था भारमल, जो वर्तमान में जयपुर में आता है आमेर। तो उस समय आमेर राज्य था और आमेर राज्य के राजा कौन थे, भारमल। कौन थे, भारमल। जब 1562 में अकबर 1562 ईस्वी में अकबर जो अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहाँ पर आया था। 1562 में अकबर कहाँ आया था, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जब अजमेर में आया था, तब भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई, भारमल की पुत्री का नाम था हरकाबाई, कई इसका नाम जोधाबाई बताते, लेकिन इसका जो पूर्ण रूप से या प्रमाणिक नाम हरकाबाई माना जाता। क्या कहते हैं, हरकाबाई। भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह 1562 में अकबर के साथ करना चाहा। लेकिन अकबर जब प्रस्ताव दिया, अकबर को जब भारमल ने प्रस्ताव दिया, तो पहली बार तो अकबर ने इस प्रस्ताव क्या कर दिया, ठुकरा दिया, स्वीकार नहीं किया। लेकिन फिर अपनी कूटनीति से, अपने कूटनीतिक दिमाग उसने चलाया। तब उसने सोचा कि यदि मैं संपूर्ण भारत पर यदि मुझे राज करना है, तो एक ऐसी जाति है राजपूत, इस जाति के दम पर मैं पूरे भारत पर अधिकार कर सकता हूँ। इसलिए उसने ये बात सोच करके अपना दिमाग चला कर, कूटनीतिक दिमाग से उस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार किया। और 1562 में हरकाबाई भारमल की पुत्री के साथ अकबर का विवाह हो जाता है। और पहला मुगल और राजपूत का जो पहला विवाह होता है, मुगल राजपूत का पहला विवाह भारमल की पुत्री हरकाबाई के साथ में 1562 में अकबर का होता है और आमेर को अपने अधीन कर लेता है अकबर। तो अभी प्रश्न बन सकता है कि आमेर को अकबर अपने अधीन कब करता है, 1562 में करता है। 1562 में ही अकबर ने मेड़ता को जीत लिया। किसको जीत लिया, मेड़ता को भी 1562 में अकबर ने जीत लिया। 1564 में, 62 की बात हो गई है, 62 में उसने आमेर को ले लिया अपने अधिकार में और मेड़ता को ले लिया। 1564 ईस्वी में गोंडवाना, कौन सा प्रदेश, गोंडवाना प्रदेश, गोंडवाना प्रदेश पर आक्रमण करता है। गोंडवाना प्रदेश पर आक्रमण करता है, पर गोंडवाना प्रदेश वहाँ पर कोई राजा नहीं था, वहाँ का राज संभाल रही थी रानी दुर्गावती। वहाँ रानी दुर्गावती वहाँ संरक्षक के रूप में कार्य कर रही थी। गोंडवाना की राजधानी नाम था गढ़कंटका। गोंडवाना की राजधानी नाम था गढ़कंटका। गढ़कंटका ये गोंडवाना की राजधानी थी, गढ़कंटका। रानी दुर्गावती ने बड़ी शूरवीरता के साथ संघर्ष किया,
अंत में अकबर की सेना से उन्होंने संधि कर ली और गोंडवाना साम्राज्य को मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया गया। जो गोंडवाना वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है, गोंडवाना प्रदेश है जो वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। और क्या 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 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था। ये प्रश्न बन सकता है कि अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया, तो 1562 में दास प्रथा का अंत किया। 1562 में जब अकबर ने दास प्रथा का अंत किया, 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर हटा दिया। कौन सा कर? तीर्थ यात्रा कर जब इन्होंने हटा दिया। 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 को अकबर ने क्या कर दिया? जजिया कर हटा दिया। कौन सा कर? जजिया कर अकबर ने हटा दिया 1564 को। 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया, 1563 को तीर्थ यात्रा कर हटा दिया और 1564 को जजिया कर हटा दिया। जजिया कर क्या होता था मैं बताता हूँ। जजिया कर क्या होता था? जजिया कर उस कर को कहा जाता है जो मुस्लिम राजाओं के द्वारा गैर मुस्लिम जनता से जो कर लिया जाता था, जो कर वसूला जाता था, उसको जजिया कर कहते हैं। जजिया कर किसे कहते हैं? कि मुस्लिम राजाओं के द्वारा गैर मुस्लिम जनता से जो कर वसूला जाता था उसको जजिया कर कहते हैं, जो 1564 में जजिया कर हटा दिया। किसने? अकबर ने। जब जजिया कर हटाने के बाद में हटाने के बाद में मुग़ल बादशाह अकबर को हिंदू जनता ने स्वीकार कर लिया। अब हिंदू जनता के दिल में भी अकबर को स्वीकार कर लिया। हिंदू जनता ने भी अकबर को फिर स्वीकार कर लिया जब जजिया कर समाप्त कर दिया। और हिंदू जनता ने जब जजिया कर समाप्त कर दिया अकबर ने, तो हिंदू जनता ने प्रसन्न होकर के इस जलालुद्दीन मोहम्मद को अकबर की उपाधि दी गई। इसका क्या नाम था? जलालुद्दीन मोहम्मद जब अकबर का नाम था तो जलालुद्दीन मोहम्मद को अकबर की उपाधि दी गई। तब से अभी प्रश्न बन सकता है कि अकबर को अकबर की उपाधि किसने दी थी? पहले इसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था, बदरुद्दीन बचपन का नाम था, फिर जलालुद्दीन मोहम्मद नाम पड़ा और फिर इसका नाम अकबर। अकबर नाम ने अकबर क्या था? उपाधि था। जो हिंदू जनता ने जब जजिया कर ने समाप्त कर दिया था अकबर ने, तो जजिया कर समाप्त करने की खुशी से या प्रसन्न होकर हिंदू जनता ने अकबर की उपाधि दी। और अकबर का अर्थ क्या होता है? अकबर का अर्थ होता है महान। अकबर का अर्थ क्या होता है? महान होता है। क्या होता है? अकबर का अर्थ होता है महान। फिर इसके बाद में उदयपुर अभियान चला। उदयपुर वाला अभियान, यह अभियान 1567 में शुरू होता है और 1568 में पूर्ण करना चाहता है। 1567-1568 के बीच में। उस समय अकबर के समय उदयपुर के महाराणा थे उदय सिंह। उदयपुर महाराणा कौन थे? उस समय उदयपुर के महाराणा थे उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह। उस समय उदयपुर के महाराणा उदय सिंह थे, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए मना कर दिया। जब अकबर ने प्रस्ताव भेजा अधीनता स्वीकार करने के लिए, तो उस समय महाराणा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए मना कर दिया। उदय सिंह चित्तौड़ का किला जयमल और पत्ता को चित्तौड़ का किला सौंप करके खुद उदयपुर चला जाता है। चित्तौड़ के ऊपर मुगल सेना आक्रमण करती है। भारी लूटपाट कत्लेआम मचाती है। वहाँ मुगल सेना चित्तौड़ के दुर्ग में भारी कत्लेआम मचाती है, लूटपाट मचाती है और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, लेकिन पूर्ण रूप से चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर पाया अकबर। अधिकार तो कर लिया था, लेकिन पूर्ण रूप से चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर पाया। और अकबर को नगाड़े बजाने का बहुत बड़ा शौक था। फिर यहाँ अकबर को नगाड़े बजाने का बहुत बड़ा शौक था, नगाड़े में बहुत निपुण था। अकबर एक अनपढ़ शासक भी था। अकबर कैसा शासक था? एक अनपढ़ शासक भी था। अकबर क्या नाम था? अनपढ़ शासक भी कहते हैं अकबर को। अनपढ़ शासक भी था अकबर। ठीक है। अब आता गुजरात संघर्ष। ये तो हो गया उदयपुर वाला संघर्ष हो गया, जो 1567 से 1568 तक इसने उदयपुर पर आक्रमण किया। उस समय उदयपुर के महाराजा उदय सिंह थे, उन्होंने अधीनता स्वीकार करने में मना कर दिया।
चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ में भारी कत्लेआम, इन्होंने मुगल सेना ने भारी कत्लेआम लूट मचाया, भारी कत्लेआम कर दिया और वहाँ से खूब धन लूटा। लेकिन उसने चित्तौड़ पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन पूर्ण रूप से चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर पाया। अब होते गुजरात संघर्ष की कहानी शुरू। गुजरात संघर्ष क्या था देखो। गुजरात संघर्ष। गुजरात पर अकबर का पहला आक्रमण 1572 में अकबर के सेनापति मिर्जा अजीज कोमा के नेतृत्व में हुआ था। मिर्जा अजीज कोमा के नेतृत्व में 1572 को गुजरात के विरुद्ध अकबर ने पहला आक्रमण 1572 को अपने सेनापति मिर्जा अजीज कोमा के नेतृत्व में किया। यानी मिर्जा अजीज कोमा को नेतृत्व सौंप करके 1572 में अकबर ने खुद अकबर पहले आक्रमण, गुजरात के पहले आक्रमण अकबर नहीं गया था। लेकिन 1573 को अकबर इसमें खुद जाता। गुजरात पर दूसरा आक्रमण अकबर ने स्वयं ने किया 1573 में गुजरात पर दूसरा आक्रमण। और जब ये दूसरा आक्रमण जब अकबर ने किया था, इस समय गुजरात में पहली बार अकबर ने समुद्र देखा था। गुजरात आक्रमण के दौरान पहली बार अकबर ने समुद्र देखा था। और समुद्र में भी किस तरह, वो जो खंबात के खाड़ी वाला जो क्षेत्र था, वह समुद्र पहली बार अकबर ने देखा था। तो गुजरात संघर्ष, गुजरात पर पहला आक्रमण 1572 को, दूसरा 1573 में पहली बार अकबर ने गुजरात संघर्ष के दौरान समुद्र देखा था। इसके बाद में अकबर 1570 में अकबर एक नागौर दरबार का आयोजन करता है। कौन से दरबार का? नागौर दरबार का आयोजन करता है 1570 में। नागौर में एक दरबार लगाता अकबर। इस दरबार का अर्थ यही था कि कोई भी जो यहाँ के जो राजा महाराजा वह आए दरबार में और अब अधीनता स्वीकार करे अकबर की। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया। उस समय जोधपुर का राजा उस समय रावचंद्र सेन थे। रावचंद्र सेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए मना कर दिया। बीकानेर के राजा थे उस समय कल्याणमल, उसने अधीनता स्वीकार कर ली। बीकानेर राजा थे कल्याणमल ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। जैसलमेर के महाराजा थे उस समय हर राय, उन्होंने भी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन जोधपुर का या मारवाड़ का जो उस समय शासक था रावचंद्र सेन ने अकबर के अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। इसलिए इसको मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहते हैं, इसको मारवाड़ का भोला बिसरा राजा भी कहते हैं। लेकिन रावचंद्र सेन के बड़े भाई थे मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद में वापस फिर मेवाड़ आक्रमण होता है, वापस मेवाड़ अभियान चलाते अकबर। राजस्थान के जो दक्षिणी भाग है उसको कहते हैं मेवाड़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसी में आता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। मेवाड़ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? राजस्थान कौन कौन से जिले आते हैं? उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इन क्षेत्रों के जो ये जिले आते थे मेवाड़ के अंदर। महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए अकबर ने 4 बार शिष्टमंडल भेजी। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे। कितने? 4 शिष्टमंडल भेजे। पहला शिष्टमंडल जाता है अकबर को अधीन करने के लिए 1572 को, और ये लेकर जाता जलाल खां। कौन लेकर जाता है? ये जलाल। ये पहला निमंत्रण लेकर अकबर के महाराणा प्रताप के पास पहला शिष्टमंडल में पहला जाता है जलाल खां। तो महाराणा प्रताप ने मुगलों को मल्लेज कहा और अधीनता स्वीकार करने के लिए मना कर दिया। महाराणा प्रताप मुगलिस क्या कहता था? मल्लेज कहता था। क्या कहता था? मल्लेज कहता था। और इन मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। दूसरा कौन गया? 1573 में
पहला 1572 में, दूसरा 1573 में। और कौन लेकर जाता है? मान सिंह। दूसरा लेकर गया 1573 में मान सिंह। तो मान सिंह ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने, महाराणा प्रताप अकबर के अधीनता स्वीकार करने के लिए मना कर देता है, मुगलों को मल्लेज कहता है। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय मान सिंह के पास इन्होंने बैठ के खाना भी नहीं खाया था। इन्होंने कहा था कि आप तो मल्लेचों से रिश्तेदारी कर ली, आप मल्लेचों के साथ में अपनी बहन बेटी का रिश्ता कर दिया, आप हमारे बराबर नहीं हो, आप हमसे नीचे हो, इसलिए मैं आपके साथ खाना नहीं खा सकता हूँ। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब मान सिंह जब वहाँ से वापस आया था और रसोई घर से जब वापस आया था तो पूरी रसोई घर को धुलाई कराई गई थी, इस कारण से क्योंकि मान सिंह को अपने बराबर नहीं मानते थे, जयपुर के महाराजा अपने बराबर नहीं मानते थे, क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी जो जयपुर के राजा आमेर के जो महाराजा भारमल थे, उन्हें अपनी पुत्री का विवाह मुगल शासक अकबर के साथ कर दिया था। इसलिए 1572 में गया, 1573 में मान सिंह गया, फिर 1573 में फिर दोबारा गया। 1573 में दोबारा मान सिंह के पिता थे भगवंत दास। कौन गए? 1573 में फिर गए भगवंत दास। भगवंत दास से भी यही बात कही महाराणा प्रताप ने कि मैंने आपके पुत्र से भी कह दिया था कि मैं मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, और आपसे भी यही कह रहा हूँ। इसके बाद में 1574 में चौथा शिष्टमंडल जाता है, और वो जाता है वित्त मंत्री थे इसके राजा टोडरमल। वित्त मंत्री थे अकबर के, वित्त मंत्री राजा टोडरमल जाता है। वित्त मंत्री राजा टोडरमल कौन जाते हैं? वित्त मंत्री राजा टोडरमल चौथा शिष्टमंडल लेकर के 1574 को जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप इसको भी मना कर देता है कि मैं मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। इसके बाद में अब हल्दी घाटी का युद्ध होगा। हल्दी घाटी के युद्ध हम कल पढ़ेंगे।